हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी तक आपको पीयूष सर पढ़ाते थे इंटरमीडिएट की इंग्लिश, लेकिन अब मैं आप लोगों को हाई स्कूल की इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ और मैं मॉडल पेपर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या आता है, किस तरह का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है। इसलिए मैं आज मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। के बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज तो भी आप लोग चाहेंगे सारा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। समय है यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। 1 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है? जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है यहाँ पे? 15 मिनट हमें किसके लिए मिलते हैं? रीडिंग करने के लिए। पेपर को रीडिंग करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। उसके बाद क्या है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ए एंड बी। क्वेश्चन पेपर है जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ए और बी। उसके बाद 20 नंबर के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ओएमआर सीट में जो करना होता है 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बाकी 50 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं? हमारे राइटिंग पोर्शन में होते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन राइटिंग पोर्शन में होते हैं। ठीक है, पार्ट ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें पहले क्या करना है? पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमें पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, हमें पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। मतलब नेचर का इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स किसे नहीं कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे हमें क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पूछा गया है नेचर का इंजीनियर और आर्किटेक्ट किसे नहीं कहते हैं। ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लगा है नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। नेचर का इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स किसे नहीं कहते हैं? ये तो हम बिना पैसेज पढ़े भी बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं? फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है? वेबर बर्ड्स। वेबर बर्ड्स। वेबर बर्ड्स, बर्ड्स लिखा है तो इससे हमें क्या पता चलेगा? कि जो चिड़िया होती है, कोई भी चिड़िया हो, चिड़िया के नाम पे नहीं जाना है कि कौन सी चिड़िया है, कोई भी चिड़िया हो। एक मिनट। कोई भी चिड़िया हो, वो क्या करती है? खुद से अपना घोंसला बनाती है। पहले तो ये बताइए, आप लोगों को ये पता है इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स क्या होता है? इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स क्या होता है? जो घर और मकान बनाते हैं वही होते हैं इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या है? वेबर बर्ड्स। बर्ड्स क्या होती है? चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है। यहाँ पे हमसे बोला है किसे नहीं कहते, तो ये तो नहीं हो जाएगा, तो गलत है, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद क्या है? टेलर बर्ड्स, इसके आगे भी बर्ड्स लिखा है, तो ये भी क्या है? ये भी अपना घर खुद बनाती है। थर्ड नंबर पे क्या दिया है? गोट्स। क्या कभी आप लोगों ने बकरी को अपना घर बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, तो ये वाला आंसर सही होगा। अब देखो फोर्थ नंबर पे क्या दिया? आंट्स। चींटी भी खुद ही बनाती है, जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर भी बनाती है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? गोट्स। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा? हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वंस। मतलब कि जो जानवर होते हैं वो अपने छोटों को कैसे प्यार दिखाते हैं। अब इसका आंसर देने के लिए हमें क्या करना होगा? पैसेज को रीड करना होगा। ठीक है, almost all creatures care for their young ones. Many animals play their babies and show their loves by touching and hugging. देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला तो दिया है सिंगिंग, दूसरा क्या है? बाय टचिंग एंड हगिंग, तीसरा क्या है? इंजॉइंग एक्कम्पनिंग, चौथा है। तो हमें इसमें पैसेज हमने पीछे पढ़ा था, इसमें क्या लिखा है? Many animals play with their babies and show their love बाय टचिंग एंड हगिंग। देखो ये हमें ऑप्शन में दिया था, कैसे दिखाते हैं? छू कर और
हक करके। कैसे दिखाते हैं? छू कर और हक करके। उसके बाद क्या है? ये वाला आंसर हमारा सही है, टचिंग एंड हगिंग। उसके बाद क्या है क्वेश्चन? विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड्स इन द फॉलोइंग? बेबी बर्ड्स यानी कि यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हैं इसमें से किसका मतलब है बेबी बर्ड्स? किसका मतलब होगा बेबी बर्ड्स? देखो फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है? बर्ड्स। तो बर्ड्स का कोई सेंस आ रहा है क्या बेबी बर्ड्स? नहीं आ रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? फ्लैटग्लिंग्स, इसका मतलब होता है न्यू बॉर्न। इसका मतलब क्या होता है? न्यू बॉर्न। क्या होता है इसका मतलब? न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न जो होगा वो छोटा ही होगा, पता है सबको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लैट ग्लिंस। अब थर्ड नंबर पे क्या दिया है? एनिमल्स। एनिमल्स कोई सेंस नहीं आ रहा है बेबी बर्ड का। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर क्या दिया है? आंट्स, से भी कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फ्लैट ग्लिंस। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल्स इन द क्लास टुडे, यहाँ पे हमको फिल करना है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या बोला है? फर्स्ट नंबर पे क्या बोला है? हैव प्रेजेंट। सेकंड नंबर पे आर प्रेजेंट। थर्ड नंबर पे हैड प्रेजेंट। फोर्थ नंबर पे इज प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या दिया? हैव प्रेजेंट। हैव प्रेजेंट यानी कि कौन सेंटेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का जब होता है तो उसमें क्या होता है? टाइम मेंशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए हमें क्या पता चला? ये वाला नहीं है। सेकंड वाला क्या है? आर प्रेजेंट। तो इससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर का सेंस दे रहा है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर का सेंस दे रहा है, इसलिए आर किस में आता है? प्लूरल में। तो ये प्लूरल तो है नहीं, यानी कि यहाँ आर प्रेजेंट नहीं होगा। थर्ड नंबर पे क्या दिया है? हैड प्रेजेंट। हैड प्रेजेंट यानी कि ये पास्ट की बात की गई है। सबको पता है हैड किस में आता है? पास्ट टेंस में। और यहाँ पे क्या लिखा है? टुडे। तो यानी कि यहाँ पे हैड प्रेजेंट नहीं होगा। जब कोई पास्ट का टाइम दिया होता तो सोच सकते थे एक बार हैड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टुडे बोला गया है, प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद क्या बचा? इज प्रेजेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इज प्रेजेंट। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, यानी कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आज क्लास में उपस्थित है। ठीक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? ही इज वरिड ब्लैंक एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन करना है, यहाँ पे क्या होगा? ऑन होगा, इन होगा, ऑफ होगा, अबाउट होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है? अबाउट। वह अपने एग्जाम के बारे में चिंतित थी, चिंतित था। ही इज वरिड अबाउट एग्जामिनेशन। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अबाउट। ठीक। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। रीअरेंज करना है सेंटेंस को। यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है? लास्ट रेनिंग इट बीन हैज नाइट सिंस। सबसे पहले जब रीअरेंज का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है। तो क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है? नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा इंटेरोगेटिव नहीं होगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक। उसके बाद क्या देखते हैं? किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो क्वेश्चन वर्ड से भी नहीं स्टार्ट होगा, तो नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनको काट देते हैं, मतलब ये वाले हमारे नहीं होंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें नॉट आया है, नहीं आया, इसमें भी नॉट, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? इट। सब्जेक्ट से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब देखो सब्जेक्ट से दोनों हो रहे हैं, तो यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? पे क्या दी? हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन उसके साथ लगा। एक में आया बीन, एक में आया हैज बीन, तो कौन वाला होगा? हैज बीन। अगर बीन वाला लगा देंगे तो इसमें हैज तो आया नहीं, गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारा राइट होगा, बी नंबर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक। फर्स्ट वाला भी नहीं होगा, बी वाला आंसर करेक्ट होगा।
8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ। मतलब कि इसमें पूछा गया है स्पेंड यहाँ पर क्या है, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। क्या होगा, स्पेंड यहाँ पे क्या है, ही स्पेंड, सब्जेक्ट के बाद आया है तो क्या होगा यहाँ पे, ये वर्ब होगी। हमारा राइट आंसर क्या है, वर्ब। ये नाउन नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन तो पहले ही आ गया ना, ही। ये नाउन तो हो ही नहीं सकता है, प्रोनाउन भी नहीं हो सकता है क्योंकि ही यहाँ पे प्रोनाउन है। कि क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आया यानी कि हमारा क्या होगा, वर्ब। के बाद क्वेश्चन क्या दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। फिर से वही है, हमने क्या बताया था, पैसेज को पहले नहीं पढ़ते, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच रिवर ऑब्टेन्स विथ इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ये कुर्ग चैप्टर से लिया गया है, ये कुर्ग चैप्टर से आया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या पूछा गया, कौन सी नदी है जो अपना पानी पहाड़ जंगल के, कौन सी ऑप्शन ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जंगल की पहाड़ियों से अपना पानी लेती है। कौन सी नदी है जो कुर्ग के जंगल की पहाड़ियों से अपना पानी लेती है, तो कौन सी है। पहले हमको अब इसके लिए पैसेज पढ़ना होगा क्योंकि पैसेज में इसका आंसर दिया हुआ है। रीड करते हैं पैसेज। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर दिख गया, कौन सी नदी है, कावेरी। तो देखें क्या ऑप्शन में कावेरी दिया है, दिया है ये कावेरी। पैसेज में ही हमें इसका आंसर मिल गया है, फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर मिल गया है कि कावेरी नदी है, अपना पानी कुर्ग के जंगल की पहाड़ियों से लेती है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। यानी कि ताजे पानी की मछली कौन है, ताजे पानी की मछली कौन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पैसेज को पढ़ना होगा। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इज दिस वाटर्स। कौन सी मछली है, महासीर। देखेंगे इसमें ऑप्शन में दिया है क्या, किंगफिशर, महासीर, लार्ज टर्टल ऑफ कुर्ग, स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल। देखो हम लोगों ने क्या पीछे देखा है, महासीर दिया था ना पैसेज में, कौन सी फिश है, महासीर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ था, ये इस चैप्टर से लिया गया, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया। ये क्या पूछा गया, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था। तो फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, इन द मिडल ऑफ फील्ड, खेतों के बीच में। सेकंड में क्या बोला गया, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बगीचे के किनारे कॉर्नर पे। थर्ड नंबर पे क्या है, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली, यानी कि पहाड़ियों की निचली पहाड़ियों की चोटी पर, यानी कि बहुत सारे पहाड़ थे वहां पे, जो सबसे नीचा पहाड़ था उसकी चोटी पर उसका घर था। कहाँ था, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली। ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसका घर कहाँ था, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। फोर्थ नंबर पे क्या दिया है, ऑन द टॉप ऑफ अ हाई हिल, तो यहाँ पर भी नहीं था। थर्ड नंबर आंसर हमारा सही है, जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा कि लेंचो का घर कहाँ था, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली। के बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 12 नंबर में, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ब्लैंक इयर्स इन प्रिजन, यानी कि इसका मतलब होता है जेल में, जेल में। नेल्सन मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे, तो कितने साल, 27 साल। जिसने जिसने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर में बताया गया है नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 27 कहीं नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, 27 नहीं दिया है तो हम लोग 30 पे टिक करेंगे। ये बात याद रखना, अगर 27 दिया है तो 27 पे करेंगे, अगर 27 नहीं दिया है तो
30 पे टिक करेंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए बताया गया ये, ठीक है। तो याद रखना बुक में दिया है 27 इयर्स, लेकिन 27 अगर ऑप्शन में आता है तो उस पर टिक करेंगे, अगर नहीं आता है तो 30 पे टिक करेंगे, ठीक। अब उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, यानी कि बेकर का जो इंस्ट्रूमेंट था म्यूजिक वाला जिससे वो बजाता था, वो किस चीज का बना हुआ था। पहले तो ये बताओ किस चैप्टर से लिया गया ये। आ बेकर फ्रॉम, अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का है ये। किस चैप्टर का है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो किस चीज का बना हुआ था। फर्स्ट नंबर पे बोला है प्लास्टिक का, आयरन का, बैम्बो स्टफ का, स्टील का। तो हम लोगों ने भी क्या किया है, चैप्टर पढ़ा था, का चैप्टर पढ़ा है। प्लास्टिक का नहीं था, आयरन का भी नहीं था, स्टील का भी नहीं था, किस चीज का था, बैम्बो स्टिक का। किस चीज का था, बैम्बो स्टिक। इसका राइट आंसर है सी नंबर। के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द गिवन करेक्ट को अब पढ़ना है, हमें क्या करना है, रीड, देखो क्या करना है, हमें ये पढ़ना है और इसके बाद इसका क्वेश्चन किया गया है और ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या दिया है, आई एम ऑर्फेन, यानी कि पहले तो देखो ऑर्फेन दिख गया तो यानी किस चैप्टर का ये, अमांडा चैप्टर का। अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो ही आप ये सब कर पाएंगे, वरना नहीं। इसलिए आपको पहले क्या करना होगा, चैप्टर को पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखो ऑर्फेन देखकर हमें क्या पता चलेगा ये किस चैप्टर का है, अमांडा। देखें ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। पूछा गया हु डज आई रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये किसने कहा है, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ये किसने बोला है, फादर ने, पोएट ने, मदर ने, अमांडा ने, किसने, अमांडा ने। हमें पता है अमांडा चैप्टर का है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, ठीक है। के बाद क्या बोला है, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि रिस्ट्रिक्शन वर्ड का अपोजिट क्या होगा। देखो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, क्या होता है, बंधा हुआ या बाधित, मतलब वही बंधा हुआ। इसका अपोजिट क्या होगा इन चारों में से, ऑर्फन, पैटर्न, फ्रीडम, हस्ड, क्या होगा, अपोजिट मतलब होता है बंधा हुआ, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है बंधा हुआ, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रीडम। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी नंबर, फ्रीडम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर ट्रू विथ रेफरेंस टू द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये भी एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में बोला गया है कि इसमें से कौन कौन से आंसर सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन कौन से सही है। तो हमें क्या देखना है, पहले क्या बोला गया है, मिस्टर पैम्फ्रे वॉज अ पुअर लेडी, मिस्टर पैम्फ्रे क्या एक गरीब औरत थी, नहीं थी। चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा ये एक गरीब औरत नहीं थी। सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ट्रिकी क्या था, मिस्टर पैम्फ्रे के डॉगी का नाम था ट्रिकी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेने के कारण वो क्या हो गया था, किस चीज से सफर कर रहा था, बीमारी से सफर कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, ट्रिकी वॉज अ वेरी एक्टिव डॉग, क्या ये सही है, एक्टिव नहीं था वो, बहुत डल डॉग था वो, ट्रिकी एक्टिव नहीं था, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया है। चौथा वाला क्या है, जेम्स हैरियोट वॉज अ वर्टनरी सर्जन, इसका मतलब क्या होता है,
जानवरों का डॉक्टर या चिकित्सक, जानवरों का चिकित्सक। वर्टनरी सर्जन क्या होता है? जानवरों का चिकित्सक। तो क्या जेम्स हैरियट वाज अ वर्टनरी सर्जन? तो हाँ, जेम्स हैरियट क्या थे? जानवरों के डॉक्टर थे। तो यानी कि ये वाला भी हमारा सही है। तो कौन सा सही है? सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो कहाँ दिया है? ये बी नंबर आंसर करेक्ट है। ओनली सेकंड एंड फोर्थ। ठीक। 17 नंबर क्या है? व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? मनी यानी पैसा, वर्क मतलब काम, होम मतलब घर, के बाद ऑप्शन क्या दिया है? टेबल मतलब खाने पीने की चीजें। तो हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? टेबल, खाने पीने की चीजें तो बिल्कुल नहीं चाहता था। और क्या घर चाहता था? नहीं, घर भी नहीं चाहता था। वर्क, काम भी नहीं चाहता था। क्या चाहता था? मनी चाहता था। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या चाहता था? मनी चाहता था। ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? होरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना चाहती थी? क्या कलेक्ट करना चाहती? ज्वेलर्स? नहीं। बुक्स, कीज, पेंटिंग? क्या कलेक्ट करना चाहती थी? ये भी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। क्या कलेक्ट करना चाहती थी? बुक्स कलेक्ट करना चाहती थी। कीज नहीं, पेंटिंग भी नहीं। क्या कलेक्ट करना चाहती थी? बुक्स कलेक्ट करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड? ये कौन से चैप्टर से आया है? चैप्टर का नेम ही भोली है यहाँ पे। ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन सही से पढ़ना। भोली की एज पूछी गई है जब मंगला की शादी हो रही थी। जब मंगला की शादी हो रही थी तब भोली की एज कितनी थी? पहले तो इसमें क्या, 4 लड़कियां आई थी। कौन कौन सी? पहली थी राधा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चंपा, तीसरी मंगला, चौथी थी होली। एक क्वेश्चन और आता है, भोली का रियल नेम क्या था? दूसरा नाम क्या था भोली का? सुलेखा। क्या था? सुलेखा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक। ये चारों लड़कियों के नाम याद रखना, इस चैप्टर में आई थी। और भोली का दूसरा नाम क्या था? सुलेखा। ठीक। तो भोली की उम्र कितनी थी जब मंगला की शादी हुई? तो कितनी थी? 7 ईयर। ये भी चैप्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कितनी थी। 7 साल की थी भोली। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो what you have been doing to my chair upstairs. Who said this statement in the story Footprints Without Feet? यानी कि फुटप्रिंट विदाउट फीट में ये स्टेटमेंट किसने कही है? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स, तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? साइंटिस्ट ने, लैंडलॉर्ड ने, मिसेस हॉल ने और कांस्टेबल ने? किसने कहा था? मिसेस हॉल ने कहा था। मिसेस हॉल ने। ठीक है। यहाँ पे हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हो चुके हैं। अब हम लोग किस पे आएंगे? पार्ट बी पे। देखो पार्ट बी में क्या बोला गया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। फिर से इसमें बोला गया है पैसेज को केयरफुली रीड करिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पैसेज को नहीं रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट हैपन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, यानी टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। अब देखो इसको पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? जस्ट एज इट इज विचल फॉर पेरेंट्स टू लीव देयर ओन लीव्स एज fully as
possible and to deepen their understanding to themselves to the utmost. So it is important for teachers and educators to do the same. मतलब हमें सेम, अब यही नहीं, इसमें यहाँ पे ये दिख गया हमें टीचर्स एंड एजुकेटर्स, तो यही ऊपर से पूरा आंसर यही छाप देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब पता होना चाहिए पहले एक पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है, टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या जरूरी है। तो टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए जरूरी है कि जैसे बच्चों को समझना, मतलब जैसे पेरेंट्स समझते हैं वैसे ही बच्चों को समझना, तभी जब टीचर्स और बच्चों के बीच में रिलेशन सही होगा ना, तभी वो पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या जरूरी है कि वो भी बच्चे को वैसे ही समझे जैसे उसके पेरेंट्स समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी, यानी कि टीचर्स और बच्चे के बीच में, यानी टीचर और बच्चे के बीच में अगर रिलेशन सही नहीं होगा, रिलेशनशिप सही नहीं होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाए। इसके आंसर ये लिखे हैं, ये लिखा है द चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूसली हैम्पर्ड। हैम्पर्ड मतलब क्या होता है, कम होना, क्या होता है, कम होना। बच्चे और टीचर के बीच में अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो बच्चे की लर्न करने की एबिलिटी, यानी कि उसकी याद करने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हैम्पर्ड, यानी कि कम हो जाएगी। इसलिए बच्चे और टीचर के बीच में रिलेशनशिप हमेशा सही होना चाहिए। ठीक है, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रंस गो टू स्कूल देयर टीच बिकॉम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। मतलब कि ये स्टेटमेंट्स हमें क्या बताना चाह रही है कि जब बच्चा स्कूल में रहता है, यानी कि उन घंटों में जब बच्चा स्कूल में रहता है, तो टीचर जो है वो बच्चे का पेरेंट्स हो जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या सजेस्ट कर रही है आपको, तो इसके लिए क्या सजेस्ट कर रही है, ये तो बात सच है कि जब तक बच्चा स्कूल में रहता है उस उन घंटों में, तब तक टीचर क्या होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स बन जाते हैं। तो बच्चों को, टीचरों को ऐसे ही समझना चाहिए जैसे उनके पेरेंट्स समझते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों के लिए आत्मसमर्पित होते हैं, यानी कि वो वैसी ही लाइफ देते हैं बच्चों को जैसा बच्चे चाहते हैं। तो एक टीचर को भी बच्चों को समझना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन का मतलब यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, विच वर्ड मीन्स टॉलरेबल। टॉलरेबल का मतलब क्या होता है, विच वर्ड्स मीन टॉलरेबल इन द पैसेज। इस बोला गया है इस पैसेज में टॉलरेबल का मीन क्या है, मतलब टॉलरेबल मीनिंग नहीं दी है, इसी की तरह दूसरी मीनिंग दी है, दोनों की क्या होना चाहिए, अर्थ एक जैसा होना चाहिए। तो कौन सा वर्ड दिया है, सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब भी होता है संतोषजनक, इन दोनों का मतलब क्या होता है, संतोषजनक। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं, ये इसका सिनोनिम्स भी है, टॉलरेबल और अंस नहीं, टॉलरेबल और सेटिस्फैक्ट्री का मतलब ही होता है संतोषजनक। अगर पूछा जाता टॉलरेबल का अपोजिट बताओ, अपोजिट पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ये अनसेटिस्फैक्ट्री, क्या होगा उसका अपोजिट, अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यू आर अंकिता एंड अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ हर एंड हिज। देखो, अगर अंकिता है तो क्या किसके लिए लिखेगी, हर लड़की के लिए लिखेगी, अंकित तो किसके लिए लिखेगा, हिम लड़के के लिए ही लिखेगा। ठीक, उसके बाद क्या, राइट टू हर एंड हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो, यानी कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुम्हें क्या करेगा, इनविटेशन लेटर लिखेगा उसके साथ छुट्टियां बिताने के लिए। ठीक, अब आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, लेकिन इसमें तो लिखा है इनएबिलिटी, मतलब नहीं जा पाओगे, तो तुम्हें रीजन बताना है उसमें कि क्या रीजन है, किस कारण तुम नहीं आ पाओगे। ठीक,
का तरीका बताएंगे यहाँ पे, सिर्फ याद करना है आप लोगों को, ठीक। क्या करेंगे, पहले तो यहाँ लिखा गया कानपुर। क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया था अंकित एंड अंकिता फ्रॉम कानपुर। जब मेंशन किया जाएगा तो हम वही लिखेंगे, ठीक। अगर नहीं किया जाएगा तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया था कानपुर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कानपुर। के बाद क्या लिखेंगे, डेट डालेंगे। किस दिन की डेट, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम कब है, 23 फरवरी। ये देखो यहाँ पे लिखा 2025, 25 नहीं 26 डालोगे, क्योंकि 26 में पेपर है, ठीक। डेट डालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, यानी फ्रेंड्स का नेम, जो भी नाम हो लिखेंगे, या ऐसे ही कर देना XYZ ABCD कुछ भी लिख देना। उसके बाद स्टार्ट करेंगे थैंक। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा इसमें। क्या फिर क्या स्टार्ट करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू स्पेंड द हॉलीडेज विथ यू। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे इनवाइट किया अपने साथ छुट्टियां बिताने के लिए, ठीक। के बाद क्या है, आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट द थ्रो ऑफ कैचिंग अप एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम विथ टुगेदर। मैं सच में बहुत एक्साइटेड थी ये जानकर कि मुझे तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताने का मौका मिला, ठीक। के बाद क्या है, ये याद नहीं करना, ये अपने मन से भी लिख सकते हो बना के, ठीक। अनफॉर्चुनेटली आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट आई वॉन्ट बी एबल टू कम दिस टाइम। दुर्भाग्य से मैं लिख कर ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आ नहीं सकती हूँ। क्यों, मैं उस टाइम पे नहीं आ सकती हूँ। देखो लिखा ना दिस टाइम, जब मतलब छुट्टियां होंगी उस टाइम पे वो नहीं जा सकती है। क्यों, माई कजिन्स वेडिंग सेरेमनी एंड रिलेटेड फैमिली फंक्शंस आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट एग्जैक्ट टाइम। क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि उसकी क्या है, कजिन्स की वेडिंग सेरेमनी, और क्या है उसी टाइम पर, लिखा नहीं है एग्जैक्ट टाइम, उसी टाइम पर क्या है इसके घर का फैमिली फंक्शन है, इसलिए वो वहां पे नहीं जा सकती है। अब आपका जो भी मन हो कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो रीजन में, ठीक। के बाद क्या बोला, सिंस इट्स अ बिग इवेंट इन आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली का बहुत बड़ा इवेंट है। माई प्रेजेंस इज मंडेटरी, मंडेटरी मतलब क्या होगा, बहुत जरूरी है, इसकी प्रेजेंस क्या है यहाँ पे, बहुत जरूरी है। एंड आई वॉन्ट बी एबल टू लीव होम, और मैं घर नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक। और मैं घर नहीं छोड़ सकती। आई एम ट्रूली डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराश। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराश। आई ट्रूली डिसअपॉइंटेड टू मिस आउट ऑन द चांस टू स्पेंड टाइम विथ यू। मैं सच में बहुत ही निराश हूँ कि मुझे मतलब मैं ये चांस मिस कर रही हूँ, तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताने का चांस मिस कर रही हूँ, ठीक। इसलिए मैं बहुत निराश हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, मैं आशा करती हूँ तुम मेरी सिचुएशन समझ सकती हो। लेट्स मेक अ प्लान टू मीट अप राइट आफ्टर आफ्टर द वेडिंग्स इज ओवर। चलो मिलने का प्लान बनाते हैं वेडिंग्स के बाद, मतलब ये जितने कार्यक्रम होने हैं उसके बाद हम लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। टू राइट द टू राइट टू मी एंड टेल मी ऑल अबाउट योर हॉलीडेज फन। तुम मुझे लिखकर यानी पत्र के माध्यम से या जैसे भी करना, तुम मुझे अपनी छुट्टियों के बारे में बताना कि तुमने कैसे एंजॉय किया, ठीक। विथ लव, हम अंकित, अंकित के लिए लिखोगे तो अंकित, नहीं तो अंकिता, ठीक। लड़के लिखेंगे तो अंकित, लड़कियां लिखेंगी तो अंकिता। के बाद क्या है, अब क्या करना है, यू आर रोहित एंड रेनू फ्रॉम प्रयागराज। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, प्रयागराज, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, प्रयागराज लिखेंगे। पहले वाले में कानपुर बोला था तो कानपुर लिखा था, इसमें क्या करना है, प्रयागराज बोला है तो प्रयागराज लिखेंगे, ठीक। यू आर रोहित एंड रेनू फ्रॉम प्रयागराज, आप रोहित है या तो रेनू है, कहाँ से है, प्रयागराज से। राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। क्या करना है, अपनी लाइब्रेरियन को क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, किस लिए, टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरी, खरीदने के लिए इंग्लिश की कुछ न्यू डिक्शनरीज, ठीक। अब इसमें क्या है, द लाइब्रेरियन, फुल नेम जो भी हो डाल देना, प्रयागराज, नवंबर 23 2000
25 यहाँ पे ये डेट डाली है, लेकिन आप क्या करेंगे, जिस दिन लिखेंगे उस दिन की डेट डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा गया है, ठीक, सब्जेक्ट लिखा जाएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट फॉर द परचेज ऑफ न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। सर को लिखोगे तो सर लिखोगे, यहाँ पे ध्यान रखना इसके नीचे भी लिखा जाएगा, तो सर को लिखोगे तो सर लिखो, एक ही चीज लेके चलना है, अगर मैम को लिख रहे हो तो मैम लिख दो, ठीक। क्या करना है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करनी है कि इंग्लिश की कुछ न्यू डिक्शनरीज परचेज की जाए स्कूल के लिए, ठीक। अब उसके बाद बना के लिखना अपना जो भी हो, किस लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, लिखा है। आई एम रेनू, रोहित एंड रेनू स्टूडेंट क्लास बता देना अपना, जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी सब लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लो। के बाद के आगे का है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 एंड 100 वर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। यानी कि अब हमें क्या करना है, पैराग्राफ लिखने हैं, किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, यही हमारा क्या है, आर्टिकल राइटिंग है। किस पे लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम, यानी कि बाहर खेले जाने वाले गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है आउटडोर गेम्स की, पहले तो आउटडोर गेम्स क्या क्या होते हैं, ये देखिए। आउटडोर गेम्स के बारे में, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गए, सब क्या है, आउटडोर्स गेम है, ठीक है। अब इन दोनों में से वैसे ऑप्शन में आया और लगा है, तो यहाँ इन दोनों में से कोई एक करना होता है, आउटडोर गेम्स पे करना है तो उस पे करिएगा, वरना रिटायरमेंट पार्टी पे करना है। इस पे क्या है, आपको बताया गया है किस किस टॉपिक पे आपको लिखने हैं पैराग्राफ। फर्स्ट नंबर पे क्या है, हुज रिटायरमेंट पार्टी इज वॉज इट वॉज, मतलब क्या है, किसकी रिटायरमेंट पार्टी है, किसी स्कूल में किसी टीचर का नाम भी लिख सकते हो, जिसकी रिटायरमेंट पार्टी के बारे में आप बता रहे हैं, रिटायरमेंट जिसका होगा उसी की पार्टी होगी, तो किसी का भी हो सकता है, स्कूल में किसी टीचर के ऊपर लेके लिख देना, उसका नाम लिख देना, पूछा गया हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज। सेकंड नंबर पे क्या है, टाइम एंड प्लेस, किस टाइम पर है, किस जगह पर है, ये भी बताना है। थर्ड नंबर पे क्या है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, कैसी रही, कहाँ हुआ, क्या हुआ, तब तुम्हें इसमें क्या करना है, बताना है शॉर्ट नोट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन कैसा रहा वो सब बताना है, डेकोरेशन कैसी थी वो भी इसी में बताएंगे सेलिब्रेशन में। योर एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस था ये भी बताना है यहाँ पे, ठीक। खुद से लिखना है, बना के लिख सकते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रिटायरमेंट पार्टी वाला। आर्टिकल राइटिंग लिखना हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक, उसमें टाइम चाहिए, वो आपको पर्सनली एक वीडियो उसका बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्या लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या है ये, ही सेड, ये लिखा है, ये क्या है, हमारा पास्ट में दिया है। अगर आपको पता होगा सेड टू होता है, सेड टू को किस में चेंज करते हैं, यहाँ पे टोल्ड में, ठीक। तो यहाँ पे टू तो लगा नहीं है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसका ऐसे ही लिखेंगे, क्या बनेगा इसका, ही सेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट। के बाद क्या लिखा है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
अब यहाँ पे इट को चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इट क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो इट का इट ही रहेगा। उसके बाद क्या है, हैज बीन को किसमें चेंज करते हैं, हैड बीन में, तो क्या करेंगे, इट हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग सिंस, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। ये बनेगा हमारा ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, ही सैड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर जिसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इस चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो जाकर देख ले, सब कुछ उसमें डिटेल से बताया गया है, पीयूष सर ने पढ़ाया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता है, क्योंकि अभी मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकते, ठीक, सिर्फ बता सकते हैं, मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। अब उसके बाद क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में करने के लिए बता रही है, 1 मिनट। अब क्या करना है, हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, बच्चे नेशनल एंथम गा रहे हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, पैसिव वॉइस में जब भी बोला जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, सेंटेंस में क्या देखते हैं, सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक। तो क्या गाया, मतलब किसके द्वारा गाया जा रहा है, बच्चों के द्वारा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो नेशनल एंथम गाया जा रहा है किसके द्वारा गाया जा रहा है, बच्चों के द्वारा, बच्चे गा रहे हैं, तो यानी कर्ता, करने का काम कौन कर रहा है, गाने का काम कौन कर रहा है, चिल्ड्रंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन, काम क्या हो रहा है, गाने का, सैंग, यानी कि गाने का काम हो रहा है, तो सैंग हमारा क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। द नेशनल एंथम, क्या गाया जा रहा है, नेशनल एंथम गाया जा रहा है, यानी कि नेशनल एंथम गाया जा रहा है, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या और किसको करके, जिसका जो निकलता है आंसर, क्या और किसको करके, यानी क्या गाया जा रहा है, नेशनल एंथम, किसको गाया जा रहा है, नेशनल एंथम को, तो वो हमारा क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल एंथम, इसको क्या बनाएंगे, इसका सब्जेक्ट, द नेशनल द नेशनल एंथम द नेशनल एंथम। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें सेंटेंस किस चीज में दिया है, तो सेंटेंस किस चीज में है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, कैसे पता करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो हमारे सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो वो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ये किसमें दिया है, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वॉज और वर में, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वॉज और वर्ब में, तो द नेशनल एंथम क्या लगेगा, वॉज, द नेशनल एंथम वॉज। अब देखो एक्टिव पैसिव में, एक्टिव का पैसिव बनाते टाइम वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं वर्ब लगाएंगे, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सैंग सेकंड फॉर्म होती है, की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, सिंग सैंग संग, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, संग। द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन, ठीक। ये होगा हमारा पैसिव वॉइस, द नेशनल एंथम वाज संग बाय द
चिल्ड्रन। ठीक, बन गया, समझ में आया सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस यानी पंक्चुएट। पंक्चुएट में क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें जो भी एरर होती है, जैसे इसमें अब क्या गलत लिखा है उसको तुम्हें सही करना है, पंक्चुएट करना है यानी पंक्चुअल करना है। क्या करेंगे, इसमें क्या क्या दिया है पहले तो, कुदुम सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में चल, क्या था, कुदुम सेड, कुदुम का के वहां पे स्मॉल था, यहाँ पे कैपिटल करेंगे। कुमुद के बाद क्या था, कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड। यहीं पे देख बताते बच्चों क्या लिखा है, कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड, हमें क्या था, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में था, यहाँ पे क्या है, सेड टू हिज फ्रेंड। अब हमें इन्वर्टेड कॉमा लगेगा यहाँ पे लगेगा। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है हमें, वाई, यहाँ पे ये लगा है ना वाई, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। ठीक, फिर से देखो यहाँ पे क्या था, कुमुद का के क्या यहाँ पे दिया है, स्मॉल। ठीक, हमें स्मॉल नहीं, इसको कैपिटल करेंगे, यहाँ पे देखो कैपिटल बनाएंगे के, कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, क्या पूछा गया है, ट्रांसलेट इनटू फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, हमें क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वृक्ष हमारे जीवन की अमूल्य नीति है। Trees are the invaluable treasure of our country। अब देखो अमूल्य का मतलब क्या होगा, इनवैल्यूएबल। अब इसको वो भी प्राइसलेस भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, प्राइसलेस भी, of our country। Trees not only give us fuel and fruits, पेड़ हमें न केवल फल और फ्यूल देते हैं, बल्कि बट दे ऑल्सो गिव अस टिम्बर, बिल्डिंग्स, वुड। टिम्बर का मतलब क्या होता है, ऐसी लकड़ी जिससे घर बनाया जाता है। ठीक, टिम्बर मतलब क्या होता है, ऐसी लकड़ी जिससे घर बनाया जाता है। फिर से देखो, ट्रीज आर द इनवैल्यूएबल ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री। Trees not only give us fuel and fruits, but they also give us timber। Trees हमें ना केवल फ्यूल एंड मतलब ईंधन और फल ही नहीं देते हैं, उसके अलावा क्या देते हैं, बल्कि वो हमें ऐसी लकड़ी भी देते हैं जिससे घर, टिम्बर मतलब क्या होता है, जिससे घर बनाया जाता है। ठीक, के बाद क्या लिखा है, ट्रीज प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। वृक्ष क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन को रोकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज अननेसेसरी। हमें पेड़ों को
नहीं काटना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। अनावश्यक रूप से यानी कि अननेसेसरी, हमें अननेसेसरी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट, अब देखो लिटरेचर पे आ गए हम लोग। क्या कह रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 एंड 40 वर्ड्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर? हाउ डिड द हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम? लेंचो की कौन सी ऐसी क्वालिटी थी? अब देखो ये पहले देखो कौन से चैप्टर लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया? आ लेटर टू गॉड, आ लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया है। लेंचो का नाम आ जाए तो समझ जाना आ लेटर टू गॉड से लिया गया है। अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन में कि लेंचो की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसने पोस्ट मास्टर को क्या कर दिया था? इम्प्रेस्ड कर दिया था। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, और कैसे उन लोगों ने डिसाइड किया था लेंचो की हेल्प करने के लिए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? क्या आंसर दिए? ऐसा करिए, हम आपकी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको चैप्टर बताएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं वो भी बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग समरी समझ लीजिए और आंसर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अ लेटर टू गॉड, इसमें क्या था? लेंचो था, उसका घर कहाँ था? पीछे एमसीक्यू आया था उसमें बताया था उसका घर कहाँ था? टॉप ऑफ अ लो हिल, मतलब ऊंची पहाड़ियों के, उनमें से एक निचली पहाड़ी थी, उसके ऊपरी हिस्से पे, निचली पहाड़ी की ऊपरी हिस्से पे कहाँ था? लेंचो का घर था। और ये कहाँ रहता था? खेतों के बीच में, यानी पहाड़ियों के बीच में अकेला एक रहता था लेंचो, और ये वहां पर खेती करता था। एक बार क्या हुआ? ओले गिरे तो इसकी सारी खेती क्या हो गई? फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। और इसने क्या किया? गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें इसने 100 पैसों की हेल्प मांगी गॉड से। उसके बाद इसने जाकर पोस्ट ऑफिस में वो लेटर दे दिया। जब वहां के पोस्ट मास्टर और वहां पे जो भी कर्मचारी थे उन लोगों ने जब ये सब पढ़ा, ये सब देखा, तो उनको लगा कि आज के समय में भी भगवान पे कोई इतना भरोसा करता है? मतलब वो पैसे के लिए भगवान के पास चला गया हेल्प मांगने। तो फिर क्या किया उन लोगों ने? जब लेटर पढ़ा उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, सबने मिलकर पैसों कितने इकट्ठे किए थे? 70 70 पैसों कलेक्ट किए थे और लेंचो की हेल्प की थी। उसके बाद जब इसको ये लेटर मिला, इन्वेलप मिला, उसमें इसने पैसे गिने, तो इसको लगा कि पहले तो इसने गलत गिना, दोबारा फिर इसने गिने तो कितने निकले? 70 पैसों। तो इसको लगा कि भगवान तो कभी ये गलती नहीं कर सकते हैं। इसको लगा कि भगवान कभी ये गलती नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं, 30 पैसों निकाल लिए हैं। के बाद लेकिन इसने दोबारा से 30 पैसों के लिए दोबारा लेटर लिखा था कि गॉड फिर से उसको 30 पैसों की हेल्प करे। ठीक, यही था इस चैप्टर में। तो अब जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर खुद लिख सकेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है? द साइट ऑफ फूड मेडेड हिम, व्हाट डज हिज what does this suggest? What compelled the young Shigul of to final fly? ये क्वेश्चन क्या था? the sight of food maded him. What does the seagull suggested? What compelled the young seagull to finally fly? यानी कि पहली दृष्टि ने, खाने की पहली दृष्टि ने उसे पागल कर दिया था। मतलब उसने खाना जैसे ही देखा वो क्या हो गया था? पागल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन से भूखा था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? ये किस चैप्टर से लिया गया है? द फर्स्ट फ्लाई। कौन से चैप्टर से लिया गया है? द फर्स्ट फ्लाई चैप्टर से लिया गया है। द फर्स्ट फ्लाई।
इसकी फर्स्ट फ्लाई होती है। इसमें चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी समझाएंगे, उसका आंसर लिखना भी बताएंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, चैप्टर का नेम क्या है, द फर्स्ट फ्लाई। चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। आपको बताएंगे एक नन्हा सा शीगल होता है, वो कैसे खाना देख के पागल हो जाता है। इसमें फर्स्ट फ्लाई इसका चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी, ठीक। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा फर्स्ट फ्लाई। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा। बुद्धा क्या देखने के लिए घर से निकले थे, मतलब बुद्धा जब वहां कहाँ थे, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, द सरमन ऑफ द सरमन्स एट बनारस, द सरमन्स एट बनारस, ये इस चैप्टर से लिया गया है। इसमें भी आपको बताएंगे वो घर से क्यों निकले थे, आत्म अध्ययन के लिए निकले थे। किस लिए निकले थे, आत्म अध्ययन के लिए, ठीक। गौतम बुद्ध घर से किस लिए निकले थे, आत्म अध्ययन के लिए। चैप्टर पढ़ाऊंगी तो सब कुछ बताऊंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी डू टेकेलिया बरी, मतलब इसका क्या है, राजवीर ने कार जर्नी के दौरान क्या क्या देखा था, ये इसमें बताना है। किस चैप्टर से लिया गया है, टी फ्रॉम असम, किस चैप्टर से था वो, टी फ्रॉम असम, असम की चाय, टी फ्रॉम असम चैप्टर से लिया गया, ठीक। ये इसका आंसर है, लेंचो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है ये वाला है, टी फ्रॉम असम चैप्टर से लिया गया है, ठीक, टी फ्रॉम असम चैप्टर से। ये वाला है सरमन एट बनारस, सरमन का मतलब क्या होता है, उपदेश। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, इन दोनों में से कोई एक आंसर करना होगा। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, वैली को, वल्ली को कैसे बस कंडक्टर ने रिसीव किया था, ठीक। वल्ली को बस कंडक्टर ने कैसे रिसीव किया था, ये है। दूसरा वाला क्या है, व्हाई डज एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, एनी फ्रैंक डायरी को क्यों चाहती थी, अपने पास रखना क्यों चाहती थी। पहले तो देखो बस कंडक्टर ने कैसे रिसीव किया था वल्ली को, उसने हाथ दिया लेकिन वल्ली ने मना कर दिया कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ, ठीक। चैप्टर पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे इसके बारे में, अभी इतना ही जानो आप लोग। एनी फ्रैंक डायरी को अपने पास क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं था, ट्रू फ्रेंड नहीं था, मतलब सच्चा मित्र उनका कोई नहीं था, इसलिए वो डायरी को अपने पास रखना चाहती थी, अपने थॉट्स डायरी में लिखना चाहती थी, ठीक। आंसर है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Mention some characteristics of any two animals from the poem How to Tell Wild Animals. मतलब How to Tell Wild Animals. Mention some characters of any two animals. किसी दो एनिमल्स के बारे में या दो एनिमल्स के करेक्टर के बारे में आपको बताना है। कौन सी पोयम से? How to Tell Wild Animals. ठीक, इसमें बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको किन्हीं दो एनिमल्स के बारे में बताना है, ठीक। किन्हीं दो एनिमल्स के करेक्टर के बारे में यहाँ पे लिखना है, बताना है आपको सब कुछ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम्स, मतलब 4 लाइन लिखने हैं पोएम की, किसी भी पोएम की लिख सकते हो आप लोग। इसमें दिया है, देखिए, डस्ट ऑफ स्नो का दिया है, ये लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 लाइन लिखनी थी, ये लिखी है। के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 एंड 50 वर्ड्स। अब सेंट्रल आइडिया लिखना है, देखो 3 सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट होते हैं,
उनमें से आप बताया गया था आपको कौन सा आया यहाँ पे, टाइगर इन द जू आया है, द ट्रीज फॉर एनी जॉर्जी, कौन वाला लिखना आप लोग, टाइगर इन द, याद होगा सब, सेंट्रल आइडिया ये देखो दिया है, द टाइगर इन द, अ टाइगर इन द जू, ये दिया है सेंट्रल आइडिया, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 and 40 words, what extraordinary things happen at the इन इन द स्टोरी, इन का मतलब क्या है यहाँ पे, वो जिस होटल में रुका था, यहाँ पे जगह की बात की गई है, इनका मतलब यहाँ पे क्या था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट में आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स बतानी थी, इसका आंसर पीछे भी दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ औशेबल दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम मैक्स, औशेबल और मैक्स के बीच में क्या, मैक्स के औशेबल दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम मैक्स, मैक्स और औशेबल के बीच की क्या बतानी है, दो डिफरेंस बताने, दोनों में क्या डिफरेंस थे, ठीक। व्हाट, हाँ ये लिखा है क्वेश्चन, आंसर भी दिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि ये लॉन्ग आंसर है, इसमें क्या है, फर्स्ट वाला आंसर क्या है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड व्हाई, में बोला गया है रिचर्ड जो थे इन्होंने क्या किया था, बटरफ्लाई पे रिसर्च किया था, ठीक, इन्होंने क्या किया था, बटरफ्लाई पे रिसर्च किया था, इसमें बोला गया है अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो आप किस चीज पे रिसर्च करोगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये आपको अपने मन से लिखना होगा किस चीज पे करोगे आप, ठीक। नेक्स्ट लास्ट आंसर क्या है इसका, डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द नेकलेस इन डिटेल, द नेकलेस चैप्टर है, ठीक, इसका क्या करना है, सेंट्रल करना है आपको, करेक्टर डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द नेकलेस इन डिटेल, डिटेल में बताना है, मतलब उसकी समरी बतानी है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फर्स्ट वाले का आंसर है ये, सेकंड वाले का आंसर है। आज का मॉडल पेपर पूरा डिस्कस हो गया है, ठीक, इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो दी जाएगी, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।